दोस्तों ये लेक्चर नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1 ऑफ ऑडिट फ्री सीरीज। यस, ऑडिट फ्री सीरीज। इसमें मैं आपके लिए सारे ऑडिट के लेक्चर्स विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड केस बेस्ड स्टडी विथ हैंड रिटन नोट्स, सारी चीज़ें 100% यहाँ पे आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। आज लेक्चर 3 में सबसे पहले लेक्चर 4 है ये, जिसमें हम लेक्चर 1, 2, 3 जो भी हमने पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करेंगे, देन वी स्टार्ट। एंड आज हमें ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 जो है वो कम्प्लीटली फिनिश करना है ऑन अ टिप्स, कि भाई अब हमें पूरा याद है और मोस्टली आपने देखा ही, हमने साथ के साथ सारे क्वेश्चंस किए, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस रह गए, वी विल डिस्कस टुडे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑडिट से। ऑडिट में क्या पढ़ा हमने? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो मैं आपको क्लास 1 से ही बताने जा रहा हूँ कि कबीर सिंह और जोया भाभी के केस के बारे में, कि जोया भाभी के कहने पे, उनके इन्फ्लुएंस में, उनकी खूबसूरती में आके, उनके प्यार में आके, उनकी मोहब्बत में आके अपने कबीर भैया कोई ऐसा एक्ट ना कर दे जो कि इंडिपेंडेंट ना हो, यानी स्व इच्छा से, खुद की इच्छा से। जो भी भगवान कृष्ण ने क्या कहा था कि हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ना दुख में दुखी ना सुख में सुखी, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करो, स्थिर प्रज्ञ बनो और अपने ऑब्जेक्टिव का ध्यान रखो कि वाई यू आर हेयर फॉर योर कर्मा। तो किसी के थ्रू इन्फ्लुएंस मत होना, अपने रिलेटिव्स के थ्रू या किसी भी बातें के थ्रू या फिर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के थ्रू, कि आपको अपना डिसीजन सच कहने में आपको 10 बार सोचना पड़े कि मैं सच बोलूं या ना बोलूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ एन एंटिटी, ठीक है, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वट एवर इट्स लीगल फॉर्म। यानी देखो भैया, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आपका ईओपी, आपको बीओआई, ठीक है, आपका पार्टनरशिप फर्म, आपका एलएलपी, आपका कंपनी, सारी चीजें यहाँ पे आते हैं। अगर मैं लिखता फॉर अ कंपनी तो सिर्फ कंपनी हो जाता, बाकी रह जाते, इसलिए लिखा ऑल लीगल एंटिटी, ठीक है, वेदर इट्स लीगल फॉर्म। इसका लीगल फॉर्म कुछ भी हो, सर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इसको मैं आपको 2 बार बता चुका हूँ। लास्ट हम इस चैप्टर को डिस्कस करते हुए अगेन बोलूंगा कि ऐसे में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है? आंसर है नो। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो, सबके लिए होता है एसएम। तो वही लॉजिक यहाँ पे भी लगता है कि ऑडिट भी जो है प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ऑडिट का मतलब होता है इंस्पेक्शन करना, वहां पे जाके देखना कि सारी चीज सही है या नहीं है। तो सही होना और गलत होना, इस चीज का पता लगने के लिए प्रॉफिट होना या ना होना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हो सकता है लॉस इसीलिए दिख रहे हो क्योंकि ऑडिट नहीं हुआ, ऑडिट होता तो सच का पता चलता कि सच में प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है। ये हमने पढ़ा। और फिर इसमें ऑडिटर भैया क्या करेंगे? ऑडिटर भैया समझेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद अपना ओपिनियन प्रेस करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब ओपिनियन के लिए हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें ओपिनियन में मैंने आपको कुछ क्लासिफाई किया था। एक तो पॉलिसी एक्सेप्टेबल है और कंसिस्टेंट है। सेकंड हमने पढ़ा था कि जो लॉ है, ठीक है, दैट इज रेगुलेशन मतलब होता है लॉ, इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे फॉलो हो रहा है। एंड थर्ड डिस्क्लोजर, कि सारे डिस्क्लोजर यानी सही जगह, सही अमाउंट, सही अकाउंट। डिस्क्लोजर का मतलब क्या था? ऑल अप्रोप्रिएटली अकाउंट, अमाउंट एंड पीरियड। सही जगह यानी सही पीरियड में, सही अमाउंट के साथ, सही अकाउंट के साथ एंट्रीज और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। उसमें एक क्वेश्चन रह गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि मिसलीड करे एनीबॉडी। तो ऑडिटर को क्या चेक करना है? ऑडिटर को चेक करना है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनी है वो क्लियर है, सच है, अनएम्बिगियस ना हो। उसके बाद हमें देखना है कि भैया डिस्क्लोजर प्रॉपर है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा है कि नहीं, क्लासिफिकेशन दे रखी है कि नहीं। अच्छा, बुक्स ऑफ अकाउंट किसके बेस पे बनी होगी? जनरल एंट्री बेस। तो जनरल एंट्री जो पास हुई है, कहीं ओमिट तो नहीं हो गई कोई जनरल एंट्री, और जनरल एंट्री के साथ जो उसके एविडेंसेस हैं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं। और अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ट्रू एंड फेयर व्यू हमें मिल जाएगा। दिस इज ओवरऑल रिवीजन ऑफ लेक्चर नंबर 1। नाउ लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑडिट हो रही है उसके यूजर कौन कौन है। तो सबसे पहले आगे इन्वेस्टर क्या कह रहा है? भाई मेरे को कंपनी में पैसा लगाना है, मेरे को बताओ कि ये कंपनी जो दिखा रही है वो सच है कि नहीं। शेयर होल्डर बोलता है मेरे को अर्निंग पेयर शेयर जानना है, ताकि मैं अगर इस कंपनी में शेयर में पैसे लगाऊं तो मेरे को प्रॉपर रिटर्न मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके बाद बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या जानना चाहते हैं कि भाई ये हमसे उधार मांग रहा है, लेंडिंग मनी मांग रहा है, तो हम इसको प्रोवाइड करें कि नहीं करें, ये सच है कि नहीं है, कहीं हमारे पैसे रीपेमेंट करने में डिफॉल्ट तो नहीं कर देगा। गवर्नमेंट क्या जानना चाहती है कि भाई तुम अच्छे से इनकम कमाओ, सब कुछ अच्छे से करो, हमारे लॉ को कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग हमें टैक्स दे दो। उसके बाद आ गया ट्रेड यूनियंस, वो कह रहा है भाई हमारा बोनस, हमारा सैलरी जो है वो तुम्हारी इनकम के बेस पे है, तो तुम्हारी इनकम सही से डिस्क्लोज करो ताकि हम अपने बोनस के लिए और अपनी सैलरी के लिए डिमांड कर पाए, इंक्रीमेंट के लिए, इंसेंटिव के लिए डिमांड कर पाए। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कह रही है भाई तुम्हारा सेटलमेंट वगैरह कुछ करना होगा, तो सेटलमेंट करने के लिए मेरे को फाइनल एग्जैक्ट फिगर बताओ, अगर तुम बता देते हो तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। ओके सर, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट क्या है?
सबसे पहली चीज़ तो इसमें ये ध्यान रखनी होती है कि ऑडिटर भैया जब कोई ओपिनियन देते हैं तो वो गंगा जल में डुबकी मार के ओपिनियन नहीं आता कि जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, हमने इस पर क्वेश्चन किए थे दो। हमने ये सीखा कि भाई ऑडिटर जो कह रहा है इज लेस देन 100%, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिजनेबल। 100% एब्सोल्यूट क्यों नहीं बोलते, उसके पीछे भी रीजनिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिजनेबल एश्योरेंस होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है कि भाई तुम लेस देन 100% यानी रिजनेबल एश्योरेंस ले लो। दूसरा है कि आप चेक कर लो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मेटल मिस स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्या करनी है कि भैया जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फेयर व्यू है कि नहीं है। उसके बाद आपको कम्युनिकेट करना है एज पर द एसए, एसए ने जहाँ जहाँ बता रखा है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट ने जहाँ जहाँ बता रखा है वहाँ तुम्हें कम्युनिकेट करना है। ओके, इसके बाद हमने एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा था जो कि तुम्हें एग्जाम में लिख के आना है। एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड होता है कि भैया ऑडिटर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, वाई देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस, वाई नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। तो यहाँ पे हमने हेडिंग लिखी ड्यू टू इनहेरेंट यानी इनबिल्ट लिमिटेशन, कि भैया ऑडिटर की कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑडिट में कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से, जैसे पहली चीज़ कि भैया देखो मैनेजमेंट अपना जजमेंट लगा रहा है, यानी डेप्ट 20%, 10%, 50%, तुम जिस बंदे को सेल कर रहे हो उसी भी तुम प्रोविजन लगा रहे हो कि शायद ये मेरे पैसे नहीं देगा, तो मैं सच कैसे बोल सकता हूँ, पहले तुम अपनी क्लियरिटी तो करो। सेकंड चीज़ कि भैया देखो तुम एफआरएफ लगा रहे हो, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैलेंस शीट बना रहे हो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएल एंड बना रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैश फ्लो बना रहे हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर तुमने कुछ गलत कर रखा होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा। मे नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, हो सकता है कि तुमने पूरी जानकारी ना दे रखी हो, तुम जो मुझे दिखा रहे हो वो अधूरा है, उस अधूरे पे तो मुझे कह रहे हो मैं यकीन करूं और मैं अपना ओपिनियन दूं, वो कैसे सच हो सकता है। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस, जिसपे इसके साथ एक और भाई इसका आता है कि ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ये पॉइंट उसी के साथ ऐड होता है कि भाई तुमने अपने ऑडिटर के हाथ में पावर नहीं दे रखी कि वो हल्क बन जाए और एक घुसा मारे और दीवार टूट जाए, वो बस उतना ही जान सकता है जितना मैनेजमेंट बताएगा, वो उतना ही पता लगा सकता है। तुमने उसे 3rd डिग्री लगाने की पावर नहीं दे रखी, दरवाजे तोड़ने की पावर नहीं दे रखी, धमकाने की पावर नहीं दे रखी। जैसे मैं हमेशा एक्सप्रेशन देता हूँ कि भाई कॉलर पकड़ के पूछ, बता फाइल का है, सच बोल वरना उठा के फेंक दूंगा नीचे तेरे को। ऐसा ऑडिटर कुछ भी नहीं कर सकता। ऑडिटर के पास बस ये सर फाइल दे देंगे, सर ये इन्फॉर्मेशन बता देंगे, नहीं तो अपना ओपिनियन दे दो, दैट्स इट। तुम्हारे पास कोई भी टॉर्चर करने की पावर नहीं है, जिसमें हम एक बहुत अच्छा वर्ड पढ़ते हैं जो अगेन रिवीजन में मैं लूँगा, ब्लड हॉर्न नहीं है। ऑडिटर ब्लड हॉर्न नहीं है कि शिकारी कुत्ता नहीं कि जाके काट लेगा, इट्स अ वॉच डॉग। वो बस पूछ सकता है, बात कर सकता है और जो आप कहोगे उस पर ऑब्जर्वेशन कर सकता है। मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट ऑफ द डिसऑनेस्ट, तो इसमें मैंने आपको एक गाना सिखाया था, दगाबाज रे मैनेजमेंट बड़ा दगाबाज रे। इसमें हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था कि यार मैनेजमेंट खुद करप्ट है, उसके एम्प्लॉय खुद करप्ट है, पूरी टीम करप्ट है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, उसने सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज फ्रॉड किए, यानी जानबूझ के सोच विचार के कवर में खोद के सबूतों को दफना दिए। अब ऑडिटर क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता भाई, जो सबूत मिलेंगे उसके हिसाब से ओपिनियन दे देंगे। उसने हो सकता है डॉक्यूमेंट जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी अल्टर है, ठीक है, फैब्रिकेटेड एक वर्ड आता है यहाँ पे कीवर्ड फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट मतलब उसने खुद अल्टर कर रखा है, खुद चेंज कर रखा है, खुद उसने छेड़खानी कर रखी है, क्या कर लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते। ऑडिटर इज नॉट अ शक्तिमान, ये अभी आउट ऑफ स्कोप में भी आएगा, स्कोप अभी हम पढ़ेंगे, स्कोप में भी आएगा, आउट ऑफ स्कोप में। आउट ऑफ स्कोप में दो चीज़ें आती है, ऑडिटर इज नॉट अ शक्तिमान और ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ा कि भाई ऑडिटर सब कुछ नहीं कर सकता, ही हैज सम लिमिटेशंस। वो बस मान लो पिज्जा का ऑडिट करने गया तो पिज्जा बना के नहीं दिखाएगा, बर्गर बना के चेक नहीं करेगा कि भाई मैं भी एक बर्गर देखूँ बनता है कि नहीं, तुम नहीं कर पाओगे, सॉरी। ट्रांजैक्शन विथ रिलेटेड पार्टी, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया बहुत अच्छा पीजीबीपी का एग्जांपल लेते हुए कि 30 लाख की डब्ल्यूडीवी थी, आपने 70 लाख का बेच दिया किसी को, भाई 30 लाख का 70 लाख का कोई क्यों लेगा, लेकिन उसने लिया तो 30 लाख की एसेट पे 70 लाख का डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा है। तुम्हारे कुछ लॉसेस चल रहे थे, तुमने कैपिटल गेन से वो एडजस्ट करा लिए, होती है प्लानिंग, ये पीजीबीपी के अंदर सीखोगे आप, ठीक है। उसमें नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये हम बार बार बोल चुके कि दया दरवाजा तोड़, यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ से रिक्वेस्ट होती है और रिक्वेस्ट के बेसिस पे काम होते हैं। उसके बाद सर समय की दिक्कत और पैसों की दिक्कत, अगर मान लो 10 दिन का ऑडिट मिला है, 1000 ही रुपये मिल रहे हैं तुमको, 10,000 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 रुपये में तुम 1 करोड़ ट्रांजेक्शन चेक करोगे और 10 दिन के अंदर क्या तुम सारी ट्रांजेक्शन चेक कर सकते हो, खुद ही पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आ गया फ्यूचर इवेंट्स कि भैया अगर मान लो ऑडिटर के ओपिनियन देने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी हो गई जिससे गोइंग कंसर्न इफेक्ट कर रहा है, तो ये मैनेजमेंट की गलती है ना कि ऑडिटर की, ऑडिटर ने अपनी साइड से अपना बेस्ट दिया था, ठीक है। बाकी ऐसे 570 में हम पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम आ गए लेक्चर नंबर 3 पे, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या बोलता है कि देखो यार, स्कोप ऑफ ऑडिट कवर ऑल एस्पेक्ट रिलेवेंट टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो भी जरूरी है वो सारे एस्पेक्ट्स ऑडिटर को चेक करने हैं, जिसमें पहले तो वो डॉक्यूमेंट चेक करेगा कि वो जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं
ठीक है, जो वाउचर एंड बिल्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो सफिशिएंट एंड रिलायबल होने चाहिए। रिलायबल एंड सफिशिएंट का मैंने आपको बताया था कि मान लो तुम कल बीमार थे, डॉक्टर की रिपोर्ट देखूंगा तो मेरे को पता चल जाएगा कि हाँ तुम बीमार थे, तो मैंने मेडिसिन ली थी कि नहीं थी। और सफिशिएंट मतलब इन अ क्वांटिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि तुमने एक रोटी खाई, एक रोटी तुम्हारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं, तुम 3-4 तो खाओ। सफिशिएंट मतलब होता है इन अ क्वांटिटी टर्म्स, रिलायबल इन द ट्रस्ट कि हाँ भाई मैं उस पर रिलायबल भरोसा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। तो मैं देखूंगा कि जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मान लो कोई सेल दिखा रहे हो, कोई परचेज दिखा रहे हो, कोई एक्सपेंस बुक कर रहे हो, तो वो बिल, वो वाउचर, वो सेल और परचेज के बिल्स मुझे दिखने चाहिए ना मेरे भाई। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि तुम्हारा अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है कि नहीं, इंटरनल कंट्रोल ठीक है कि नहीं। उसके बाद आता है प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, भाई सब कुछ सच सच होना चाहिए। क्या क्या भैया, लॉ की कंप्लायंस पूरी होनी चाहिए। आपने एक केस से देखा था मेरे साथ क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसमें ये क्वेश्चन था कि भाई मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन पे लीगल केस आ गया, वो कह रहा है भाई मैं नहीं दिखा रहा, आपने बोला भाई नोट्स तो अकाउंट में दिखा दो एज एन ऑडिटर कि नोट्स तो अकाउंट में दिखा दो, कह रहे मैं नहीं दिखा रहा, क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आप बस अपने ओपिनियन में लिख सकते हो कि इन्हें दिखाना चाहिए था, इन्होंने नहीं दिखाया। नाउ जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, इस ये ना एक्चुअली 2 पॉइंट है, ये सिंगल पॉइंट नहीं है, ये 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स आर देयर। जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट यानी मैनेजमेंट किस टाइप का जजमेंट लगा रहे हैं, और सेकंड है कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ पॉलिसी, की जो पॉलिसीज लगाई जा रही है वो एवरी टाइम फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही। आउट ऑफ स्कोप में 2 चीज़ें आ जाती है, एक तो शक्तिमान नहीं है ऑडिटर हमारा, और ऑडिटर इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसके बाद हम छोटी छोटी मगर मोटी बातें, व्हाट इज एंगेजमेंट, मैंने कहा था 2 दिल मिल रहे हैं मगर ऑफिशियल एग्रीमेंट पे, गाना था 2 दिल मिल रहे हैं, परदेश मूवी का सॉन्ग था, सुन लेना जाके यूट्यूब पे, मगर ऑफिशियल एग्रीमेंट पे। यानी यहाँ पे जोया भाभी और कबीर भैया के पेरेंट्स बात कर रहे हैं, जिसमें जोया भाभी के पापा ने बताया कि कबीर सिंह के पापा, दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है, शादी करवानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला ठीक है करवाते हैं। अब ऑडिटर भैया के पापा यानी कबीर सिंह के पापा पूरा लिख रहे हैं कि देखो हमारे यहाँ इतने बजे उठते हैं, ऐसे जाते हैं, हमारी परंपरा ये, हमारे रीति रिवाज ये है, अगर तुम एग्री करते हो तो हाँ बोलो, तब आगे बात बढ़ाए। तो जोया के पापा ने पढ़ा और हाँ किया, यानी कंपनी ने हाँ किया, तब जाके लेटर ऑफ एंगेजमेंट बनता है। ठीक है, ओके। एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, जब सामने वाली पार्टी को रिलाई करने के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि उनको ये लगता है कि कबीर भैया दारू पीते, तो बोलते भाई रिपोर्ट दिखा, तेरे सैंपल से पता चल जाएगा कि तू पीता है कि नहीं पीता। तो उनको भरोसा दिलाने के लिए जब हम एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जब हम थर्ड पार्टी या फिर रिलेटेड पार्टी को कॉन्फिडेंस, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए जब हम एंगेजमेंट करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक एफआरएफ का पढ़ा था। एफआरएफ क्या होता है भैया, इट्स अ फ्रेमवर्क, जो फ्रेमवर्क बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रिपेयर और प्रेजेंट करना है। ऑडिट मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी का क्वेश्चन आया था, तो मैंडेटरी वर्सेस वॉलंटरी क्या कहता है, वॉलंटरी कहता है कि भाई देखो आप चाहो तो ऑडिट करा सकते हो, बट जनरली ऑडिट जो होता है मैंडेटरी होता है, लॉ में लिखा होता है कि इस जगह इतनी लिमिट क्रॉस होने में तुमको ऑडिट करवाना पड़ेगा। और कुछ जगह वॉलंटरी होता है, जैसे आप चाहो तो आपको लोन लेना है, आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आप ऑडिट करवा लो, आपका काम हो जाएगा। नाउ हु अपॉइंट द ऑडिटर, कंपनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर मेंबर अपॉइंट करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, C&AG ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी, पार्टनरशिप में पार्टनर्स अपॉइंट करेंगे, LLP है तो डेजिग्नेटेड पार्टनर। अब क्वेश्चन है सर रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है, तो रिपोर्ट उसको सबमिट की जाती है जिसने तुम्हें अपॉइंट किया, ऑडिटर को जिसने अपॉइंट किया वो उसको सबमिट करेगा, जैसे कंपनी में मेंबर्स और शेयर होल्डर को, और फर्म है तो पार्टनर को। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, अब इसके आगे मुझे शुरू करना है आज का टॉपिक, यहाँ इनफ स्पेस है, मैं यहीं कर लेता हूँ। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एक चीज़ जो मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ कि कुछ काम जो मेहनत से नहीं बनते वो दुआओं से बनते हैं। मेरे से पूछते हैं, मेरे से रोज़ मैसेज आता है कि सर आप 100% सिलेबस कराने वाले हो, सर प्लीज़ करवा देना, सर मार्च में करवा देना, सर अप्रैल पूरा रिवीजन मिल जाएगा सर प्लीज़ सर प्लीज़। देखो यार कुछ काम दुआओं से होते हैं, मैं चाहूँ तो इसको पेड बेसिस कर दूंगा, 8 to 10,000 पर बच्चे से ले लूँगा, 100-200 बच्चे आ जाएंगे। लेकिन 100-200 बच्चों से जो फीस लेके आप करोगे ना, वो पास होंगे तो दुआ मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे हर एक बच्चा जो वीडियो अभी देख रहा है उसके दिल से दुआ मिलती है, चाहे तुम दो या ना दो। तुम्हारे के अंदर बैठे उस परमात्मा को जिसने तुम्हें ये शक्ति दी है, जो एनर्जी दी है, उसको मेरा प्रणाम, मेरे गुरु को मेरा प्रणाम। कुछ काम समर्पण से होते हैं। समर्पण पता है क्या होता है, दैट इज 100% सरेंडर, कि परमात्मा मैंने अपना कर्म कर दिया, अब तेरी मर्जी है कि तू मुझे देता है या नहीं देता है। अब इसमें भी एक और लेवल हाई चला जाते हैं, जैसे रावण, कि भाई मैंने अपना कर्म किया, तुझे देना पड़ेगा, नहीं दिया तो मैं छीन लूंगा। मैं उस चीज को करने के लिए इतना पैशनेट हूं कि भाई मैं अपना 100% दूंगा।
परमात्मा मजबूर हो जाए, भीख ना मांगनी पड़ी, हे भगवान पास करा दे, नहीं। भगवान ऊपर से महादेव जब आंख खोले तो देखे यही वो कैंडिडेट है who deserve to clear this exam। तुम्हें अगर टॉप पे आना है तो एक चीज याद रखना, मेहनत इतनी हद पार कर दो ना कि तुम्हारे जो जिस्म की बूंद का जो पसीना है ना, वो ये गवाही दे कि हाँ ही डिजर्व टू क्लियर, ही डिजर्व टू क्लियर। एक टीचर बस वो नहीं होता जो सिर्फ किताबें पढ़ा के छोड़ देता है, एक टीचर वो होता है जो स्टूडेंट की लाइफ चेंज कर देता है, कि लाइफ में कोई सा भी एग्जाम आए ना भाई, मेरी ब्लेसिंग तेरे साथ है, मैंने तेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो जा और जीत गया। इट्स नॉट द गेम आई ट्राई टू अटेम्प्ट, इट्स द गेम आई हैव टू विन एट एनी हाउ एट एनी कॉस्ट। कमेंट बॉक्स में जाके लिखना, आई एम 100% सरेंडर विथ यू, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट, आई एम नेक्स्ट सीए फाइनलिस्ट। हद पार मेहनत करूंगा, सीए रिजल्ट लाऊंगा। ये आपको क्या लगता है, वीडियो देखा और सारे बच्चे कमेंट कर देंगे? नहीं। मैंने बोला लाइक कर दो, सारे बच्चे कर देंगे? नहीं। बस वही करेगा जिसने अपनी लाइफ को सीरियस लिया है। इफ यू आर सीरियस फॉर योर लाइफ, कमेंट करो, हद पार मेहनत करूंगा, इस बार सीए रिजल्ट लूंगा, हद पार मेहनत करूंगा, इस बार सीए रिजल्ट लूंगा, पूरे जोश के साथ, जुनून के साथ। ये टाइम पास नहीं करना है, हमें टाइम को इन्वेस्ट करना है, हर एक लेक्चर को सीरियस लेना है, हर एक टाइम सीरियस लेना है कि मैं इस बार हर हालत में, हर बार, इस बार मैं सीए पार, सीए रिजल्ट 100%। ओके, मजा आ गया सर, मोटिवेशन आ गया, स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो नोट्स बनाने के लिए बहुत कम है, थोड़े से नोट्स बना के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा अपनी साइड से पढ़ा दो उसके बाद। ओके, देखो यहाँ पे एक पर्सन है, इस भैया को ऑडिट करना है। क्या करना है? ऑडिट करना है। इसको हम बोल रहे हैं प्रैक्टिशनर, और ये कौन है? सी। क्या ऑडिट कोई भी कर सकता है? सर आप बहुत अच्छा ऑडिट पढ़ाते हो, आप ऑडिट कर सकते हो? नहीं। क्या शाहरुख खान ऑडिट कर सकता है? नहीं। क्या मोदी जी ऑडिट कर सकते हैं? नहीं। सर सीए ऑडिट कर सकता है? आंसर है नहीं। प्रैक्टिशनर सीए ऑडिट करेगा। वर्ड क्या है? इन अ प्रैक्टिस। यानी कुछ लोग सीए बन जाते हैं, कुछ टीचर होंगे, आपने नाम सुना होगा यूट्यूब पे, वो सीए करते हैं, फिर सीए की डिग्री को सरेंडर कर देते हैं, भाई मेरे को नहीं चाहिए तेरा सर्टिफिकेट, मैंने कर लिया, बस मजे के लिए किया था सीए, अब मेरे को पढ़ाना है, टीचिंग करनी है, करो। तो क्या अब वो पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या वो ऑडिट कर सकते हैं? आंसर है नो। ऑडिट के लिए प्रैक्टिशनर सीए होना जरूरी है। ये वर्ड प्लीज माइंड में रखना। ऑडिट कौन करेगा? जो प्रैक्टिशनर सीए होगा। जैसे हमने शुरू से बात की सीए कबीर सिंह, कबीर सिंह फिल्म का एक वो है जो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मूवी देखी होगी, तो मैंने बस उसी को उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। ओके, प्रैक्टिशनर सीए। ओके, अब सर इसमें क्या होता है, देखो इसको सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। अब इतना आप सीख चुके हो कि आपको टर्म्स क्लियर होंगे। एक इसका काम होता है अश्योरेंस देना, ठीक है, और एक होता है नॉन एश्योरेंस। नॉन एश्योरेंस देना, एक वो काम करेगा एश्योरेंस वाले, एक करेगा वो नॉन एश्योरेंस वाले। सर ये स्टडी वेट में चार्ट है, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, बहुत सारे टीचर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। अभी आप इसको देखना, नॉन एश्योरेंस। सर नॉन एश्योरेंस क्या होता है? नॉन एश्योरेंस में हम ये चेक करते हैं कि अकाउंटिंग कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब अकाउंटिंग सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, अकाउंटिंग की कंप्लायंस एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है। जब आप ये चेक करते हो तो हम बोलते हैं कि भाई आपने स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस किया। क्या किया आपने? स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। ये जो आप पढ़ रहे हो इस पे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं आपने क्या किया? एसआरएस किया। क्या किया आपने? एसआरएस। नॉन एश्योरेंस में क्या कर रहे हैं आप अकाउंटिंग कंप्लायंस चेक कर रहे हैं, अकाउंटिंग कंप्लायंस चेक कर रहे हो, और इसको हम बोलते हैं आपने स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस। मतलब आप ये कौन से ऐसे फॉलो करोगे? आप स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, यानी आप एसआरएस फॉलो करोगे। सर एश्योरेंस में क्या फॉलो करेंगे? एश्योरेंस में मेरे दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या चेक करने जा रहे हो, किस चीज का एश्योरेंस देने जा रहे हो, हिस्टोरिकल बेस या अनहिस्टोरिकल बेस। हिस्टोरिकल बेस क्या होता है सर? कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या? कंपनी की फाइनेंशियल हिस्ट्री जो होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, मतलब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे एश्योरेंस देने जा रहे हो, या फिर आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे
एश्योरेंस नहीं देने जा रहे, हम किसी और चीज पे दे अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एश्योरेंस आप देने तो जा रहे हो बट ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एश्योरेंस में क्या करें, ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि मतलब वो चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, या अदर देन हिस्टोरिकल। सर अदर देन हिस्टोरिकल क्या होता है, जैसे इसको हम बोलते हैं, एग्जांपल मैं आपको देता हूं, एग्जांपल फोरकास्ट बजट। सर हमें ना एक बजट बना के दे दो। सर बजट क्या, आप क्या मोदी जी हो बजट बनाओगे, आप क्या गांधी जी हो राहुल गांधी बजट बनाओगे? अरे नहीं भाई, ये वाला बजट नहीं है। कॉस्टिंग में एक चैप्टर आता है, सेल्स बजट बनाओ, परचेज बजट बनाओ, बजट का एक चैप्टर है कॉस्टिंग के अंदर, आप सीखोगे। सेल्स बजट बनाओ, परचेज बजट बनाओ, उसमें देखते हैं कि ओवरऑल सेल्स कितनी होगी तो प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल परचेज इस ईयर में या क्वार्टर में या मंथ में कितनी होने वाली है। तो इस टाइप की बजट भी एक सीए बना के देता है। दिस इज अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। सर हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के दिखाओ। व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट? देखो आप दो चीजें समझो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में हमें प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, कब तक काम कंप्लीट होगा, कब तक नहीं होगा, ये सारी चीजें जानकारी दी जाती है। ठीक है। सर इंटरनल कंट्रोल के बारे में एक सी आपने पॉइंट कर रखा है जो आपके इंटरनल कंट्रोल को मैनेज करता है। सर ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है सारी चीजें सही हो रही है कि नहीं, इंटरनल ऑडिटर यही काम करता है। ठीक है। आप एक टॉपिक पढ़ोगे ऑडिट के अंदर, इंटरनल ऑडिटर, तो वो यही काम करता है। तो सर दो ऑडिटर होते हैं, एक्सटर्नल एक इंटरनल। हाँ जी, ये आप सीखोगे धीरे धीरे। ठीक है। तो ये भैया फॉलो क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये भैया क्या फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। पहला वाला क्या था सर? सर पहला वाला था स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, मतलब रिलेटेड सर्विस पे जो स्टैंडर्ड बने हैं वो स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विस, जो अश्योरेंस एंगेजमेंट पे बने हैं उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। नाउ यहां पे भी अब दो चीजें आती हैं, ध्यान सुनना। ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां पे भी दो चीजें आती है कि भाई जो मैं अश्योरेंस देने जा रहा हूं, एक रीजनेबल एश्योरेंस है और एक लिमिटेड एश्योरेंस। सर एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, हाँ जी एब्सोल्यूट नहीं होता ऑडिट में, सॉरी, लिमिटेड एश्योरेंस है। ओके। सर लिमिटेड में क्या होता है, जब हम रिव्यू करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। मैं आपको बुक से अभी से पढ़ा के दिखाऊंगा। जब आप रिव्यू एंगेजमेंट करते हो, मतलब जब आप रिव्यू एंगेजमेंट का रिव्यू जब आप करते हो, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होता है, तो इस केस में आप स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट ही फॉलो करते हो। यानी इन दोनों केस के अंदर, मतलब जब आप लिमिटेड एश्योरेंस दोगे, आप बस इतना याद रखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जब आप लिमिटेड एश्योरेंस दोगे या फिर आप अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोगे, तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट फॉलो करना है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं SAE। हम इसको क्या बोलते हैं, SAE। और एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है, जब हम ऑडिट करते हैं स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं, तो तब हम क्या करते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस के लिए ऑडिट करते हैं हम, और हम स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिट में हम स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट को फॉलो करते हैं। यहाँ रिव्यू एंगेजमेंट में हम क्या करते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट को फॉलो करते हैं, या हम ऑडिट करते हैं, ऑडिट में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को फॉलो करते हैं। और इसमें हमने क्या क्या फॉलो किया, ऐसे एक बार चार्ट दोबारा से देख लो। ठीक है, फिर मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ और अभी आपको क्लियर हो जाएगा।
एक छोटा सी चीज़ मुझे और बतानी है, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, नहीं लिखा होगा तो लेक्चर को पॉज कर करके देख लेना। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओके आइए सर, इसको नोट्स को एक बार पढ़ लेना आफ्टर द एग्जाम, कभी भी टेस्ट वेस्ट हो तो, बाकी इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके देखो, एक होता है, ये होमवर्क ही है पढ़ने के लिए, मैं थोड़ा सा गाइड कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, ऐसे तो अप्लाई इन द ऑडिट। जब हम ऑडिट में क्या लगाते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के लिए हम क्या लगाते हैं, हम लगाते हैं एसेस, ठीक है। ये बुक में ऑलरेडी मेंशन है, और अब ये मत पूछना सर बुक कहाँ से मिलेगी, तो मैंने ऑलरेडी बताया था। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड थैंक यू सर लिख के स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सअप नंबर 9357194004 पे कर देना मैसेज। आपको डिस्काउंटेड रेट पे 2 मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दोनों ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलरेडी मैं लेक्चर 1 2 3 में बता चुका हूँ, तो हर लेक्चर में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकता, सॉरी। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। सर बुक किसको लेनी है, बुक उसको लेनी है जो बोतरूप कर रहा है, बुक उसको लेनी है जिसके पास पढ़ने का बहुत कम टाइम है, जो जॉब कर रहा है, आर्टिकलशिप कर रहा है, हाउसवाइफ है, उनको बुक 100% लेनी है। अदरवाइज अगर आपका अटेम्प्ट 8 से 9 महीने बाद है, आफ्टर 8 to 9 मंथ्स, तो आप नोट्स बनाओ, आप वहाँ से करो, आपको 50 to 60 मिल जाएंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो भाई मेरे को ऑडिट में मज़ा आ रहा है, 80-90 प्लस ले जाने हैं, तो बुक के साथ और नोट्स के साथ पढ़ना 100%, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, टू बी अप्लाइड रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। SRE, ठीक है। ये हम रिव्यू कर रहे हैं एंगेजमेंट का, SRE फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। टू बी अप्लाइड अश्योरेंस एंगेजमेंट एंगेज डीलिंग विद द सब्जेक्ट मैटर अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंस, मतलब नॉन हिस्टोरिकल के लिए हम क्या फॉलो करते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख लेना बस, नथिंग एल्स, परेशान नहीं होना है। स्टैंडर्ड और रिलेटेड सर्विस। टू बी अप्लाइड एंगेजमेंट इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर टू इन्फॉर्म एंड अदर रिलेटेड सर्विस सच एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। फिर सर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, ये देखो इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं इसके अलग अलग, एक बार रीडिंग में देता हूँ, बाकी इसको इतना सीरियस लेके अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, ठीक है। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग क्या होता है, ऐसे, क्योंकि हर जगह आप चैप्टर में पढ़ोगे एसेट 200, अभी हमने पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर एसेट 200। ऐसे क्या होता है, मान लो आप एक नए नवेले लड़के हो, चलो एग्जांपल लेते हैं, नए नवेली दुल्हन हो आप, दुल्हन इन द सेंस शादी होती है, लड़का लड़की, यानी जोया भाभी। जोया भाभी कबीर भैया के घर में गई, उसके घर में 4 चम्मच चीनी डालते थे चाय बनाते समय, इनके घर में चीनी डालते नहीं, मैक्सिमम 1 स्कूप ही होता है। अब यहाँ पे चीनी ज़्यादा डल गई, चाय खराब हो गई, जोया भाभी को सब डांटने लग गए। तो अब क्या हुआ, जोया भाभी और आने वाली सभी जो भी दुल्हन होती है, दूल्हे की दुल्हन, हाँ, उनके लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया कि भाई देखो कभी भी चीनी जो है 1 स्कूप से ज़्यादा नहीं डालनी है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो और स्कूप ले लेगा। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। आप एक टॉपिक भी पढ़ोगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है कि भाई मैं जनरली जाता हूँ मार्केट तो 10 रुपये का लेके आता हूँ, अगर तुम 10 रुपये का प्रोडक्ट 8 में लेके आए तो हम तुम्हें अप्रिसिएशन देंगे, 10 रुपये का प्रोडक्ट 12 रुपये में लेके आए तो हम तुम्हारी पिटाई करेंगे। व्हाट इज स्टैंडर्ड, अ पैरामीटर जो कि हम सेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ऑब्जर्वेशन की यहाँ पे इस तरीके से ही काम होता है। जैसे हनुमान जी हैं, हनुमान जी के भक्त क्या होते हैं, मोस्टली देखा जाता है ब्रह्मचर्य फॉलो करते हैं, बॉडी बनाते हैं, मोस्टली लोग हनुमान जी को फॉलो करते हैं। दिस इज स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ऑडिट, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग मतलब कि जब तुम ऑडिट करने जाओगे कहीं पे भी तो तुम किन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, पर्टिकुलर सिचुएशन पे जब तुम्हें दिक्कत आएगी तो तुम्हें क्या फॉलो करना है। दिस इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एज अप्लाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओके, कहते हैं दिस स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हाई क्वालिटी बेंचमार्क्स कि कहाँ पे क्या परफॉर्म करना है, आर फॉलोड बाय द ऑडिटर्स, जो कि डिफरेंट सिचुएशंस में उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे हैव बीन इशूड ऑन द वेरियस इशू फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अलग जगह। सर क्या ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, ये बस रीड है। ये जो टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जाम में
नहीं पूछे जाएंगे। बाकी ये सारी चीज़ें जो है आफ्टर सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप एक बार आके रीडिंग कर लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वाई आर स्टैंडर्ड नीडेड, स्टैंडर्ड्स की नीड क्यों पड़ती है। स्टैंडर्ड इंश्योर कैरिंग आउट ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पर द ग्लोबल प्रैक्टिस, कि मतलब कहीं भी कोई ऑडिटर काम करने जाएगा, किसी भी कंपनी में जाएगा, तो वो किन किन बातों का ख्याल रखेगा, दिस इज स्टैंडर्ड। नाउ स्टैंडर्ड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में जो ओपिनियन देगा तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये क्वालिटी को इंश्योर करता है कि भाई इसका काम अच्छा ही होगा क्योंकि इसने वहां से ये चीजें सीख रखी है। स्टैंडर्ड प्रमोट यूनिफॉर्मिटी एज ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मान लो एक बच्चा पढ़ के गया, उसने ES10 नहीं पढ़ा था, उसको ये नहीं पता था कि डेप्रिसिएशन लगता है कि नहीं लगता है। अब उसने तो पढ़ा नहीं था, मैनेजमेंट ने डेप्रिसिएशन लगाया भी नहीं था, तो उसका व्यू ट्रू एंड फेयर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद नहीं पढ़ रखा, इसलिए उसको पढ़ाया जाता है। ओके, नाउ स्टैंडर्ड इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। हम ये मान के चलते हैं कि तुम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हो, प्रोफेशनल तुम्हारे पास नॉलेज है और स्किल है, अगर तुम ऐसे फॉलो करते हो तो स्टैंडर्ड इंश्योर ऑडिट क्वालिटी, इससे हमारी ऑडिट की क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी। ये भी रीड का क्वेश्चन है, दैट्स इट। बाकी परेशान हो तो नोट्स इसके मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, और ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कर लोगे इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन स्टडी मेट में आया हुआ है और ये क्वेश्चन RTP में 22 में आया हुआ है। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट एंड स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट के बारे में आपको लिखना है, ठीक। अब इसके बाद और इसके बाद, हाँ ये देखो जो चार्ट हमने बनाया था वो यहाँ से बनाया था। अश्योरेंस एंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट को ऑडिट बोलते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट को रिव्यू बोलते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट डीलिंग विद द मैटर्स अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। और अश्योरेंस रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। इसके ऊपर भी सेम क्वेश्चन पूछेगा, रिव्यू एंगेजमेंट क्या होता है, अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एग्जामिनेशन ऑफ PFI, रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स ऑपरेटिंग एट ऑन नेशन। उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको अभी मैं आपको एक चार्ट बना के दिखाऊंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। और एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ फ्रॉड, अगर है तो क्या, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन मुझे तुम्हें पढ़ाना है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। सर ये क्या होता है जरा समझो। एक है भैया यहां पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक पार्टी यहां पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी का काम है, लेट सपोज मैनेजर हो गए, TCWG हो गए, ये रिस्पॉन्सिबल पार्टी है जिनको हमने उत्तरदायित्व, जिनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है, TCWG। इनका काम है भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट बन रही है कि नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस बन रहा है कि नहीं, हमारा FRF फॉलो हो रहा है कि नहीं, ये इनका काम था देखना। अब यहां पे एक होते हैं इंटेंडेड यूजर, ये है राम और श्याम। राम और श्याम क्या है, इन्वेस्टर्स हैं एंड शेयर होल्डर हैं जो कि इस कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब इनको ये रिपोर्ट जाननी कि सही है कि नहीं है। तो एक पार्टी तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई, दूसरे हो गए राम श्याम। इसको राम और श्याम को देखो, ये है रिस्पॉन्सिबल पार्टी और ये है राम श्याम, इसको बोलते हैं इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर एक जगह और वर्ड आया था, जब जोया भाभी को शक था कि कबीर सिंह दारू पीते हैं कि नहीं, ये हमने पढ़ा था, तो हमने उसको डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस देने के लिए ऑडिट करवाया था, ठीक। ओके, और एक है कि भाई ये सारी चीज चेक करने के लिए कि सही हो रही है कि नहीं, इसका ट्रू एंड फेयर व्यू देखने के लिए हमने क्या किया था, प्रैक्टिशनर को अपॉइंट किया था, जो कि कौन था, CA, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है सर, थ्री पार्टी रिलेशनशिप, एक है प्रैक्टिशनर, एक है रिस्पॉन्सिबल और पार्टी, एक है इंटेंडेड यूजर। इंटेंडेड यूजर क्या है सर, दिस पर्सन में यूज द रिपोर्ट इन मेकिंग डिसीजंस, यानी शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, और हमने क्या पढ़ा था, गवर्नमेंट, बैंक, एम्प्लॉइज, इंश्योरेंस कंपनी, याद है हमने वो सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या, पार्टी फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इसमें कौन आ गया, मैनेजमेंट आ गए एंड TCWG आ गए, और वो सभी लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। प्रैक्टिशनर में आपके CA कबीर सिंह आ गए, राइट। अब ये बाकी चीजें आप देख सकते हो, ठीक है, ये धीरे धीरे आप पढ़ोगे सीखोगे आ जाएगा, अभी इतना ही पढ़ो,
धीरे धीरे पढ़ेंगे, क्योंकि देखो चैप्टर 1 में बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो अभी आपको नहीं आती, आप बहुत बेसिक सीख रहे हो, तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। एग्जाम में आने के चांसेस बस उतने हैं जितने इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, ठीक है। इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकता है ऑलरेडी आई मेंशन्ड है। ओके, अब एक है मीनिंग ऑफ रिव्यू एंड ऑडिट वर्सेस रिव्यू। Audit and review are related to the financial statement prepared to the basis of historical financial information. देखो, audit is a reasonable assurance engagement, a review is a limited assurance engagement. तो ये एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और 2 मार्क्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे कि ऑडिट क्या होता है, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, और रिव्यू में हम लिमिटेड एश्योरेंस लेते हैं, बस इतना याद रखना, दैट्स इट, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और है जो नया ऐड हुआ है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, PFI। यहाँ पे मैं एक स्मॉल स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। रीड 2 टाइम्स, 2 बार 3 बार पढ़ लोगे आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है ये, कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द एजम्पशन अबाउट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब भी आप बना रहे हो इज बेस्ड ऑन द एजम्पशन, कौन से एजम्पशन, अबाउट इवेंट्स दैट मे बी अकर इन द फ्यूचर एंड पॉसिबल एक्शंस बाय एन एंटिटी, कि भविष्य में अगर कुछ होता है तो एंटिटी उस पर क्या एक्शन लेगी, इसकी बातों को समझते हुए एजम्पशंस के बेसिस पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है बेस्ड ऑन एजम्पशन, जब भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाई जाती है तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि भविष्य में अगर ये होगा तो एंटिटी ये करने वाली है। इन इट कैन बी फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो इसमें फोरकास्ट भी आता है, प्रोजेक्शन भी आता है, कॉम्बिनेशन भी आता है। कब क्या होगा, फ्यूचर में सेल्स कितनी होगी, फ्यूचर में हमें लॉस कौन कौन से हो सकते हैं, फ्यूचर में टैक्स कितना भरना पड़ेगा। इन एश्योरेंस रिपोर्ट इन्वॉल्विंग PFI प्रैक्टिशनर ऑब्टेन सफिशिएंट, प्रैक्टिशनर यानी CA ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो रखने पड़ेंगे। मैनेजमेंट एजम्पशंस ऑन विच, तो इंश्योरेंस रिपोर्ट इस कौन कौन से, सर मैनेजमेंट की एजम्पशंस क्या क्या थी, PFI प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हुआ था, PFI प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके बाद PFI इज रिलेटेड टू द फ्यूचर इवेंट्स, ये फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है कि भविष्य में क्या होगा तो मैनेजमेंट क्या करने वाली है। तो यहाँ पे प्रैक्टिशनर CA क्या करेगा, एक रिपोर्ट देगा कि हाँ नथिंग हैज टू कम टू हिज अटेंशन, मतलब उसको कोई दिक्कत फील नहीं हुई, सब कुछ ठीक है। और इसमें मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है वो दिया जाता है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। बाकी ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हुआ। तो इसी के साथ आज हमारा चैप्टर 1 जो है टाटा बाय बाय बोल रहा है। एग्जाम के लिए कितना याद रखना है, एग्जाम के लिए जितना हमने नोट्स बनाया वो, अब देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता, जो मास्टर ने नहीं लिखवाया वो पढ़ूंगा। देखो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि कैसे पढ़ना है। अब आपने मेरे साथ चैप्टर 1 जो है वो रेडी कर लिया, चैप्टर 1 रेडी कर लिया, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, एक जो कि बुक्स में से पढ़ाया गया वो, जो चीज़ें मैंने नहीं लिखवाई, प्लस नोट्स प्लस ऑल क्वेश्चंस। सर आपने MCQ नहीं किए रहे, तो MCQ और केस बेस्ड स्टडी जो है ना वो चैप्टर 2 से स्टार्ट है, क्योंकि अब ये बेसिक था तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं चैप्टर 2 के साथ चैप्टर 1 को क्लब करके उसके MCQ कराऊंगा, क्योंकि केस बेस्ड स्टडी में 2-3 चैप्टर एक साथ समराइज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, और आप लोगों से बस 2 ही शब्द ये कहने होंगे कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने, आप सभी देवता हैं, मैंने आपकी भक्ति सही से की, मैंने आपको नैवेद्यम सही से चढ़ाया है, यानी मैंने पूरी इबादत से अगर आपकी भक्ति की है, आपकी सेवा की है, मैंने कुछ आपके लिए किया और आपको लगता है कि मुझे दुआएं मिलनी चाहिए आपकी, तो थैंक यू सर करके एक बार कमेंट में जरूर लिख देना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारे एथिक्स ऑफ ऑडिट से डील करेगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आप सभी को दिल से मेरी दुआएं हैं कि जाइए शिद्दत से और पढ़ के आइए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमें कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। मीट यू इन चैप्टर 11 रिवीजन। ओके, थैंक यू।